नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पिछले 9 महीने से बंद बिहार के स्कूल, कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान नए साल में खुल जाएंगे। सरकार ने 4 जनवरी 2021 से स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नए साल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय समेत शिक्षण संस्थानों को खोलने वाले लोगों को शिक्षा विभाग के इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा छात्रों के आवाजाही समेत उनकी उपस्थिति के लिए भी अलग तरीके से मानदंड तय किए गए हैं। सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। पहले दिन 50% तो दूसरे दिन 50% छात्र की उपस्थिति होगी। सभी स्कूली छात्रों को 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य की गई है। तो देखिए क्या कुछ इस पूरे आदेश के बाद बड़ी बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। गाइडलाइन से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कोचिंग खुल जाएंगे। स्कूल में 50% छात्र ही मौजूद रहेंगे। छात्रों के बैठने के दौरान 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। शिक्षक और स्कूल कर्मचारियों के लिए भी दूरी जरूरी है। स्कूल कॉलेजों को खोलने के बाद भी सरकार इस पर अपनी नजर बनाए रखेगी। स्कूलों को कोविड को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कोचिंग को सभी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चे को 2 मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे। वहीं निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं को भी बच्चों को मास्क देना अनिवार्य किया गया है। स्कूलों को सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम करना होगा। तो ये वो तमाम तैयारियां जिसके साथ 4 जनवरी के बाद यानी कि नए साल 2021 में स्कूल खुलेंगे और बच्चे 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों में ऑड इवन नंबर के साथ उपस्थित हो पाएंगे। जूनियर डॉक्टर सरकार से वार्ता को लेकर तैयार हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई। जूनियर डॉक्टरों ने भी अब साफ कर दिया है कि जब तक स्टाइपेंड को लेकर 2017 के आदेश को लागू नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएमसीएच की जेडीए टीम हमारे साथ मौजूद है और हम सीधे बात करेंगे जूनियर डॉक्टरों से कि आप लोग 24 घंटा ज्यादा हो गया है, क्या लग रहा है कि हड़ताल कब आप लोग तोड़ रहे हैं? जैसे ही हम लोग से सरकार की कोई भी अथॉरिटी बात करते हैं और हम लोग का जो मांग है उस पर अगर वो कोई ठोस कार्रवाई करने का लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम लोग स्ट्राइक अपना वापस ले लेंगे। अब तक कोई अधिकारी फोन किए हैं या कोई पहल की गई है कि नहीं? कल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल सर हम वार्ता के लिए बुलाए थे, लेकिन प्रधान सचिव नहीं थे पटना में, तो वार्ता नहीं हो पाई है। आज पीएम से चाहने वाले हैं, तो हम लोग उम्मीद में हैं कि शायद वो हम लोग से वार्ता करेंगे और उसके बाद कोई ठोस पहल निकलेगी और हम लोग का ये जो है कार्य बहिष्कार खत्म होगा। कल डीएमसीएच में देखा गया कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई थी। डीएमसीएच के अलावा एनएमसीएच में भी देखने को मिला, आज पीएमसीएच में भी मिला। तो धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो बेपटरी हो रही है। अब नहीं लग रहा है कि देर हो रही है? हाँ, बेपटरी तो हो रही है और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं उनकी पहल का, लेकिन अब तक वो लोग पहल करना शुरू नहीं किए हैं। सरकार के पास हम लोग नहीं पहुंच सकते, वो तो पहुंच सकते हैं। शुरू कार्रवाई चाहते हैं हम लोग का जो वो उनका पहले का वादा है वो पूरा करे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करे। तो अगर सरकार आज वार्ता नहीं करती है तो फिर क्या आप लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे? नहीं, हम लोग का हड़ताल कंटिन्यू रहेगा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हड़ताल कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से आप लोग लगातार जो है हड़ताल पर हैं, अब लग रहा है कि स्थिति खराब हो रही है। देखिए, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इवन कि हम लोग कोविड में आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। स्ट्राइक है, ठीक है, लेकिन हम लोग एज अ ह्यूमैनिटी के नाते कोविड ड्यूटी एज यूजुअल चल रहा है, हम लोग उसमें ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों की तरफ से कभी भी कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं किया गया कि हम लोग सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जूनियर डॉक्टर के बिना कैसे चलेगा मेडिकल कॉलेज? ऐसी बात है, तो सरकार को भी समझनी चाहिए कि जो चीज को वो पहले ही जान चुके हैं कि भाई 3 साल पे रिवाइज करना ही करना है, उस चीज के लिए हम लोगों को मजबूर होकर के स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो भाई हायर अथॉरिटी ही जिम्मेदार है। अगर मरीजों की मौत होती है जिम्मेवार कौन होगा?
ऑब्वियस सी बात है कि सरकार जिम्मेवार होगी। तो जब तक सरकार वार्ता नहीं करेगी, जब तक पहल नहीं होगी, तब तक ये लोग हड़ताल पर रहेंगे। बता दें आपको कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया और अब तक सरकार की तरफ से कोई फोन कॉल नहीं आया है, कोई वार्ता की पहल नहीं हुई है। नतीजा जूनियर डॉक्टर अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और घूम घूम कर जो ओपीडी है या फिर अन्य जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं, उन्हें बाधित करा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जूनियर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद 2 बेरहम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गोपालगंज पुलिस के 2 जवान एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये गोपालगंज पुलिस है जो इस युवक की पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई पुलिस वालों ने तब तक की जब तक कि उसके सिर से खून बाहर नहीं आ गया। मामला नगर थाना के साधु चौक का बताया जा रहा है और युवक पर आरोप है कि वो स्मैक का कारोबार करता है और पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि युवक के पास स्मैक है और इसी सूचना के आलोक में पुलिस इस युवक को पकड़ने के लिए पहुंची। युवक के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। पुलिस जैसे ही इस लड़के को गिरफ्तार कर ले जाने लगी, बहन और परिवार के दूसरे सदस्य उसे छुड़ाने के लिए यहां पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस जवानों ने बेरहमी से युवक और उसकी बहन की पिटाई की, जिसके बाद दोनों पुलिस जवान को निलंबित कर दिया गया। बंदूक के कुंडा के फाटा कौन मारा? पुलिस मारा। कहाँ के पुलिस थी? टाउन था। क्यों मार रही थी पुलिस? हम खड़ा थे इसलिए दौड़ा दिया लोग। हमारा बहन को भी मारा है। बहन को भी पीटा? कोई बचाया नहीं आप लोग को? कोई बचाया नहीं है। सर पे कैसे चोट लगा है? बंदूक के कुंडा से मारा है। किसने मारा? जो सिपाही थे लोग। कटिहार से 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद अब भी एक अफगानी नागरिक और सभी को पनाह देने वाला चौधरी मोहल्ले का मुनाजिर हुसैन फरार है और इन दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल कटिहार पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। पुलिस इनके लिए लगातार छापेमारी तो कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कभी एक छोटी सी टीवी दुकान चलाने वाला मुनाजिर हुसैन का अब कैसा सामाजिक रुतबा है, कटिहार से मुनाजिर महल के सामने से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत कुहा। ये कटिहार चौधरी मोहल्ला का वो इलाका है जहां हाल के दिनों में 5 विदेशी नागरिक पकड़े जाने के बाद पूरा चर्चा जोर पर। आपको दिखाते हैं, ये फैमिली फ्लैट के लिए संपर्क करें। ये उनका भाई है और ये पूरा मकान जो मुनाजिर जी का है, जिनके द्वारा ही इन 5 नागरिक को भाड़ा दिया गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस के माने तो इस घटना के बाद से वो फरार है और पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार उनके साथ साथ एक और विदेशी नागरिक जो फरार बताए जा रहे हैं उनको दबोचने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और हो सकता है कि उनको सामने आने के बाद और कई विषय पर जो पर्दा बना हुआ है वो पर्दा उठेगा। फिलहाल उनके द्वारा भाड़ा लगातार उनके दिया जाता था। ये उनके बजाता उसका इश्तिहार भी छपा हुआ है। ये वो मकान है, ये उनका निजी मकान है जहां सभी भाइयों के साथ मुनाजिर जी रहते थे। फिलहाल घटना के बाद से अब तक वो फरार है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। इसे लेकर अब आगे जो भी अपडेट आएगा फिर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। दरभंगा में 5 करोड़ के सोना लूट मामले में 15 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि जल्द ही लूट का सोना बरामद होगा और इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। 15 दिन, 5 करोड़ का सोना, पुलिस के हाथ खाली। 9 दिसंबर 2020 को दरभंगा के बड़ा बाजार इलाके में दिन दहाड़े भीषण लूट हुई। अपराधी दिन के उजाले में आए, बड़ा बाजार के लाट मार्केट में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत का माहौल बनाया और अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ रुपए का सोना लूटकर चलते बने। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लेकिन हम कल
गए थे, सीनियर आईजी साहब से भी भेंट किए, एसएसपी साहब से, सिटी एसपी साहब से भी मुलाकात किए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारा सारा डिपार्टमेंट अभी आप ही के केस में लगा हुआ, कोई दूसरा केस नहीं है और बहुत हद तक हम लोग नज़दीक हैं। बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, माल मिलेगी तभी हम आपको खुशखबरी देंगे। पुलिस ने छापेमारी की और जांच के तमाम दावे किए। 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटकांड के खुलासे का दावा किया, लेकिन ना तो सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी पुलिस के शिकंजे में आया और ना ही 1 ग्राम सोना पुलिस के हाथ लगा। यही वजह है कि दरभंगा के दुकानदार परेशान हैं और अलंकार ज्वेलर्स के मालिक का सब्र जवाब देने को तैयार है। सब दहशत में है। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो दहशत बहुत कम होता है। अपराधियों में ही दहशत होता है कि कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हम लोग बस इसी इंतजार में है कि हमारा दहशत कम हो, अपराधियों का दहशत बढ़े। सवाल है कि जब पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर दिया है, लूटकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी क्यों नहीं बरामद हुआ लूट का सोना? सीसीटीवी में दिख रहे लुटेरे हैं कहां? क्या पुलिस का दावा सिर्फ दिखावा था? विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इस वक्त बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। समस्तीपुर से यह बड़ी खबर, मुखिया राजेश सहनी को गोली मारी गई है। अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुखिया राजेश सहनी के ऊपर ताबड़तोड़ गोली मारी गई। इलाज के लिए फिलहाल मुखिया को दरभंगा रेफर कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी जानलेवा हमला मुखिया के ऊपर किया गया था। वारिसनगर के गोही की यह घटना, और फिलहाल इलाज के लिए मुखिया को दरभंगा रेफर किया गया। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? इसके पीछे की वजह क्या, क्योंकि इससे पहले भी हमला किया गया था? जी विभाग, इससे पूर्व भी हमला हुआ था और उस दौरान आपसी रंजिश का मामला सामने आया था। और इस बार फिर मुखिया जब अपने बाइक से घर लौट रहे थे राजेश सहनी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ है बाइक सवार अपराधी पे, और उनके द्वारा उन पे गोली चलाई गई और मुखिया के कमर के पास गोली लगी है, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें वारिसनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है वहां पर मुखिया पहुंच गए हैं और ऑपरेशन के माध्यम से उस गोली को निकालने की तैयारी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। जमुई के खैरा थाना इलाके में पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ नक्सलियों ने मारपीट और गोलीबारी की। घटना को अंजाम देने के बाद निर्माण कंपनी में लगे मजदूर अपने घर लौट गए हैं। इन सभी के साथ पहले तो मारपीट की जाती है नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों के तांडव के बाद पुल का काम भी बंद हो चुका है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत बिशनपुर कुरवाटाड़ के पास जो नदी में पुल बन रहा था, उस पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट और इस स्थान पर बमबाजी और फायरिंग के बाद जो नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद यहाँ पर पुल का निर्माण जो चल रहा था वो बंद हो गया है, ठप हो गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो भी यहाँ पर निर्माण कंपनी के लोग थे अब यहाँ नहीं है, और बताया जा रहा है कि वे लोग जो मजदूर थे या फिर जो यहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री थे वो वापस चले गए हैं जहाँ से वो आने वाले थे। बताया जा रहा है कि वो कहलगांव के थे और जो पुल निर्माण की कंपनी थी वो भी कहलगांव की थी। देख सकते हैं कि जो मजदूर का रहने वाला ये था, इसी में मजदूर रहते थे, उसमें ताला लग गया है। और बताया जा रहा है कि कल ही रात में मजदूर चले गए। ये घटना को नक्सलियों ने बीती अंजाम दिया था कल की रात, और ये कल शाम में ये लोग चले गए हैं, मजदूर यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो देखभाल करते हैं और इनसे हम पूछेंगे। अच्छा, सारे लोग चले गए? जी सर, सारे लोग तो मैंने कल ही चले गए रात में। क्या बोल के गया लोग? यही बोल के गया कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, यहाँ एरिया ठीक नहीं है, यहाँ का समस्या ठीक नहीं है, यहाँ हम लोग जान देने तो नहीं आए हैं, यहाँ तो हम लोग काम करने आए हैं। जो मजदूर यहाँ पर काम करने वाले थे या मिस्त्री जो थे
वो यहाँ से चले गए हैं, और वो इसलिए कि भय और दहशत के माहौल में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सुपौल में सरकार के नए आदेश का ट्रक मालिकों ने विरोध किया है। दरअसल सरकार ने सड़क टूटने के डर से बिहार में 14 चक्का से ऊपर वाले ट्रकों पर रोक लगा दी है, जिससे ट्रक मालिक नाराज है और उनका कहना है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार की समस्या आएगी, वहीं व्यापार भी चौपट हो जाएगा। ट्रक मालिकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारी सूचना जारी कर दिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 14 चक्का और 14 चक्का से ऊपर की सभी वाहनों को बालू और गिट्टी बिहार में लोड करने और परिचालन करने पर निषेध रहेगा। इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे करीब 1.5 करोड़ लोग बिहार में बेरोजगार होने के कगार पर है। हम लोग कहा कि 14 चक्का और 14 चक्का से ऊपर की गाड़ी को बालू गिट्टी में बंद कर दिया गया है। बाकी माल ढो सकते हैं, अंडरलोड बालू गिट्टी भी नहीं ढो सकते हैं। वही 14 चक्का और 14 चक्का से ऊपर की गाड़ी को चलने का इजाज़त दिया जाए। 16 दिसंबर को जो ये पास कर दिया अध्यादेश, उसको वापस लेने के लिए। और प्रधानमंत्री से बिहार के डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात आज की गई। जी हां, प्रधानमंत्री से बिहार के डिप्टी सीएम की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें डिप्टी सीएम की प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात, और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन हासिल हुआ है और इसी मार्गदर्शन के साथ बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज करने की बात कही गई। बक्सर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़कर जाते वनरक्षी परीक्षार्थियों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से परीक्षार्थी मालगाड़ी पर परीक्षा समाप्त होने के बाद बैठकर अपने घर के लिए निकल पड़े। कोरोना को लेकर जिस तरह से फिलहाल अभी कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, उससे परीक्षार्थियों को खासी परेशानी हो रही है और परीक्षा देने जाने के लिए परीक्षार्थी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मालगाड़ी के खाली रैक को लेकर इंजन आगे बढ़ी, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती गई और उस पर सवार वनरक्षी परीक्षा के उम्मीदवार भी बढ़ते चले गए। ये बक्सर रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहां से मालगाड़ी का रैक लेकर ये इंजन अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। लेकिन मालगाड़ी के खाली रैक पर वनरक्षी उम्मीदवारों ने कब्जा जमा लिया और खतरे की परवाह किए बिना उस पर सवार होकर वो भी मंजिल की ओर रवाना हुए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। खाली रैक का इस्तेमाल सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए होता है, तो इसमें सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। जब ये मालगाड़ी पूरी रफ्तार में होगी तो इस पर सवार परीक्षार्थियों का क्या हाल होगा, समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पर ये परीक्षार्थी सवार हो गए, उससे हादसे की आशंका बनी हुई है। कोरोना काल में सीमित संख्या में ही एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें चल रही हैं। इससे अक्सर रेल यात्रियों के साथ साथ डेली पैसेंजर और परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये परीक्षार्थी जिस तरह से इन खाली मालगाड़ियों पर सवार हो गए हैं, उससे सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। क्रिसमस को लेकर बिहार के बेतिया में खास तैयारी की गई है और खासकर बेतिया के 275 साल पुराने गिरजाघर में क्रिसमस को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। क्रिसमस को लेकर मुख्य गिरजाघर को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है।
वहीं कोरोना को देखते हुए चर्च के अंदर बैठने के भी अलग इंतजाम किए गए हैं। 1745 में बने इस चर्च का काफी दिलचस्प इतिहास है, जिसके बारे में बताया जाता है कि बेतिया राज की महारानी की तबीयत खराब हो गई थी और कई जगहों पर इलाज कराने के बाद भी जब महारानी ठीक नहीं हो रही थी, उसी वक्त जर्मनी से एक सन्यासी फादर जोसेफ बेतिया पहुंचे, जिसकी जानकारी महाराज ध्रुव सिंह को हुई थी। महाराजा के अनुरोध पर फादर जोसेफ मेरी बरनी से महारानी को दवा दी गई, जिससे महारानी ठीक हो गई। इससे खुश होकर महाराज ने फादर जोसेफ को बेतिया में ही बसने का आग्रह किया। रोम से अनुमति लेने के बाद फादर जोसेफ बेतिया में रह गए और चर्च की स्थापना की। आज ये इलाका क्रिश्चियन क्वार्टर के रूप में तब्दील हो चुका है और बड़े पैमाने पर कैथोलिक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और महाराजा इतने खुश हो गए हैं कि देश विदेश में भी इलाज कराने के बाद जो महारानी स्वस्थ नहीं हो रही थी, वह पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ हो गई है। और तब महाराजा ने उनसे निवेदन किया कि फादर आप यहीं रह जाइए और मैं आपको रहने के लिए सब जगह दूंगा। लेकिन बाद में महाराजा को संत पिता रोम को चिट्ठी लिखना पड़ा अनुमति के लिए कि यहाँ कलीसिया की स्थापना की जाए। मैं पूरी तरह से जिसके बाद स्थापना हाँ, और तो उसके बाद से यहाँ 1745 ईस्वी में ईसाई कलीसिया की स्थापना हो गई। तो बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर मोहल्ले में तैयारी का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। अलग से क्रिसमस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है और अभी मैं खड़ा हूं बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि हर घर में इस पर्व को लेकर कितना उत्साह है। हर घर को सजाया गया है, लोग अपने घरों पे खूबसूरत डेकोरेशन कर रहे हैं और इस पर्व को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। हम एक घर में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे होती है तैयारी और क्या कुछ विशेष होता है आज के दिनों में क्रिसमस के अवसर पे। अब देखिए किस तरह से इस घर को सजाया गया है और कितना खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। उत्साह का माहौल है और लोग अपने अपने घर को सजा रहे हैं और अलग से खाने पीने की जो सामान है उसमें भी काफ़ी बेहतर व्यवस्था होता है। हमारे साथ घर की एक महिला है, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कैसा उत्साह होता है और क्या कुछ करती हैं आप लोग? क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म हम सबों के लिए एक प्यार संदेश और क्षमा का मैसेज देता है, तो जैसे आप सबों के घरों में बर्थडे की तैयारी होती है, वैसे ही हर एक ख्रिस्ती के घर में भी प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी होती है। अब वो चाहे पकवान के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, सजावट के रूप में हो, हर तरह से। जैसे बर्थडे का ट्रेडिशन हम घरों में करते हैं, बर्थडे की तैयारी, वही चीज़ स्पेशली बर्थडे स्पेशल होता है केक। इसीलिए क्रिसमस में केक की प्रधानता है। हम सभी जानते हैं अपने अपने बर्थडे में सब कोई केक काटता है। आज तो क्या कुछ होता है? कल तो क्रिसमस है, आज खाने में क्या कुछ? आज ही विशेष है खाने में, स्पेशली फिश। हम लोग सब जानते हैं फिश शुभ माना जाता है, तो मछली बनती है। रात को जब हम चर्च जाते हैं तो तैयारी करके प्रेयर करके जाते हैं और चर्च से आने के बाद आज ही रात को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो निश्चित तौर पे क्रिसमस को लेकर उत्साह का माहौल है और हर घर में घर को सजाया गया है और हर घर में जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और घर में उत्साह का माहौल है। और आज रात से लेकर कल तक इस पर्व को पूरे उत्साहपूर्वक मनाने की तैयारी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।